नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर विकास कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जंक्शन। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसमें सीबीएस सिस्टम को लागू किया गया है भारत के सभी विश्वविद्यालयों में। तो हम लोग जानेंगे कि ये सीबीएस सिस्टम क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो ये दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त जानेंगे कि ये सीबीएस सिस्टम है क्या। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं, सीबीएस का फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चॉइस बेस्ड एक शब्द हुआ और ये क्रेडिट सिस्टम एक शब्द हुआ, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ठीक है, ये प्रणाली जो है सीबीसीएस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रणाली है। इसमें आपको जो भी स्नातक कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो 4 साल की हो गई है, 4 इयर्स की। इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए। इसे इरेज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सीबीसीएस प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आई है, एनईपी 2020। उसके तहत इसे लागू किया गया है भारत के सभी विश्वविद्यालयों में। बिहार में अभी फ़िलहाल लागू हुआ है, 1 साल पहले 2023 से ये लागू है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में। तो हम लोग जानेंगे दोस्त कि कैसे इस प्रणाली में आप स्नातक करेंगे, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम करेंगे। पहले दोस्तों होता क्या था कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते थे, बीए या बीएससी करना चाहते थे या बीकॉम करना चाहते थे, तो आपको 3 इयर्स का ड्यूरेशन लगता था, यानी 3 साल का। अब 4 साल हो गया है। तो इस कोर्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है, ये 4 वर्ष का क्यों हो गया है, आइए इस विषय में जानते हैं। 3 साल में हम लोग क्या पढ़ते थे? पहले 3 साल में पहले हम लोग पिछले को जान लें, उसके बाद आगे जो अभी नया प्रणाली है उस विषय में भी जान लेंगे, क्योंकि उससे तुलना करना है कि क्या अच्छा आया है। आप लोग को जो भरम है मन में कि 4 साल हो गया है, इसमें कैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, बहुत से स्टूडेंट को इसमें तकलीफ हो रहा है समझने में। तो आप इस पहले बात को समझ लीजिए। जो पहले 3 साल का यानी 3 इयर्स का जो कोर्स था बीए का, स्नातक का, वो 4 इयर्स का हो गया है। तो पहले इस स्ट्रक्चर से पढ़ाई होती थी कि 3 साल में आपको स्नातक करना होता था, जिसमें आपको या तो ऑनर्स लेके कीजिए स्नातक, या आप जनरल से कीजिए। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट 2 होता था। लगभग बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा ही स्ट्रक्चर से पढ़ाई होता था। तो ऑनर्स में आप एक सब्जेक्ट को किसी को वरीयता देते थे, वो मेन में आपका रहता था, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो सब्सिडी में रहता था। तो ऑनर्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? तो पहला साल में हम लोग क्या पढ़ते थे? ऑनर्स में 2 पेपर होता था, है ना। ऑनर्स का 2 पेपर होता था। ठीक है, उसके बाद सब्सिडी का जो होता था उसका भी 2 पेपर होता था ना। और उसके बाद एक लैंग्वेज का होता था, भाषा का। ठीक है, एक पेपर भाषा का भी होता था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहता था, या जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उर्दू, संस्कृत, जो भी उसमें रहता था। तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग 3 साल पढ़ते थे। मैं भी उसी स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ हूँ। तो ये देखिए, होता क्या था कि आपको पहले साल में 2 पेपर आपको ऑनर्स में पढ़ना है, 2। फिर दूसरे साल में यानी सेकेंड ईयर में, इसी को सेकेंड ईयर कर लीजिए, उसमें ऑनर्स का 2 पेपर पढ़ना होता था और सब्सिडी का भी 2 पेपर पढ़ना होता था। लेकिन तीसरे साल में आते आते, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आते आते, आपको ये सब्सिडी हट जाती थी, है ना। ये सब्सिडी हट जाती थी और आपका यही पेपर जो ऑनर्स वाला है वो 4 पेपर हो जाता था, 4 पेपर, और ये लैंग्वेज एक रह जाता था। तो 4 पेपर यानी 4, 2, 6, 2, 8, तो कुल 8 पेपर आपको 800 नंबर की परीक्षा आपकी होती थी ऑनर्स पेपर में, जिसमें आपका स्नातक दिया जाता था।
यानी जो भी सब्जेक्ट आप ले, जैसे मान लीजिए मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो मैं पॉलिटिकल साइंस का उदाहरण दे रहा हूँ, पोल साइंस का। पोल साइंस में मैंने किया स्नातक, तो मैंने 2, 2, 4 और 4 8 पेपर दिया, मैंने स्नातक कर लिया। 8 पेपर दे करके मैंने सब्सिडी तीसरे साल में नहीं पढ़ा, पहला साल और दूसरे साल में मैंने पढ़ा। वो भी कौन सा विषय? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिया था अपने सब्सिडी में, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरे साल में भी मैंने वही रखा, तो मैंने 3 सब्जेक्ट को पढ़ा, जिसमें पहले साल और दूसरे साल मैंने सब्सिडी पढ़ा, तीसरे साल में मैंने केवल ऑनर्स पढ़ा और लैंग्वेज भाषा पढ़ा। तो उस हिसाब से मेरा ये लैंग्वेज ऑनर्स में 8 पेपर हो गया। तो मैंने इस तरीके स्ट्रक्चर से हम लोग की पढ़ाई होती थी, आप लोग भी जानते ही होंगे। ये थोड़ा इजी लगता था हम लोग को समझने में, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर आया है वो नया स्ट्रक्चर, वो आप लोग जानिए कैसे है। ये तो आप समझ रहे हैं, समझते भी थे, मैंने एक जानकारी के लिए आपको बता भी दिया। अब आइए नया जो है वो स्ट्रक्चर क्या कहता है। नया स्ट्रक्चर जो है, जो CBCS के तहत हो रहा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत। तो आप लोग पहले जो BA BSc करते थे उसमें एक पेपर का 100 मार्क्स मिलता था, 100 मार्क्स, और 8 पेपर है तो 100 गुने 8 यानी 800 अंकों की आपको परीक्षा होती थी पूरे ऑनर्स की, ऑनर्स विषय की, ठीक है। अब क्या कर दिया गया है, इससे पहले ये जो CBCS सिस्टम आया है, इससे पहले भी ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया था। दोस्तों देखिए, जो भी शिक्षा विभाग है या शिक्षा विभाग में नीति निर्माण करने वाले जो संस्थाएं हैं, उनका ये मोटो रहता है कि विद्यार्थियों पर कम लोड पड़े, मानसिक स्थिति उनकी बेहतर रहे। बहुत से बच्चों का क्या होता था, रिजल्ट बेस्ड जो प्रणाली है, परसेंटेज बेस्ड, उसमें बहुत से विद्यार्थियों को मन में कोताहल रहती थी, मुझे इतना परसेंट नहीं आया, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। बहुत से विद्यार्थी तो आत्महत्या करने पर भी उतार हो जाते थे। तो उस समय उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे शिक्षाविदों ने एक प्रणाली लाया था जिसे ग्रेडिंग प्रणाली कहा गया, ठीक है। तो उस ग्रेडिंग प्रणाली में होता क्या था कि आपको मार्क्स बेसिस पे न आपकी आकलन करके आपका आकलन मूल्यांकन जो किया जाए आपका, वो ग्रेडिंग सिस्टम पे हो। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है ये आप लोग जान लीजिए। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम में बता दे रहा हूँ। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम का है कि 100 अंक की एक पेपर, मान लीजिए 100 अंकों की है ना, 100 अंकों की एक पेपर है, उसकी आपको ग्रेड में जब दिया जाएगा तो A ग्रेड हो गया, A+ हो गया, A++ हो गया, B हो गया, B++ हो गया, B+ हो गया। इस तरीके से O ऐसे दिया जाएगा, है ना, F O+, O, ऐसे ग्रेडिंग होता है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे देखिए आपको O दिया गया यानी आउटस्टैंडिंग हो गया आपका, यानी ये 90 से 100 के बीच में रहेगा तो ये हो जाएगा, है ना, O+, ठीक है। उसके बाद O+ में आइए तो O+ में आपको 90 से नीचे जो है उसको लिया जाएगा। उसके बाद 90 से 80 के रेंज में जो है जिसे O दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जो 80 से 70 के बीच में है उसे A++ दिया जाएगा। उससे नीचे जो है उसे A+ दिया जाएगा। उससे नीचे जो है 10 यानी 10 का अंतर रखते हुए ये ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया। इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 100 में किसी बच्चे को 80 नंबर आया, ठीक है, और किसी को 85 आया, तो ये दोनों रहेंगे एक ही सेक्शन में ना, यानी B++ में रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि 80 वाले को भी B++ मिल गया और 85 वाले को भी B++ मिल गया। तो उसमें जो थोड़े से अंतर की भावना थी जो उसे हानिकारक पहुंचा रही थी, उसके मन मस्तिष्क को चोट पहुंचा रही थी, उसे ख़त्म कर दिया गया इसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ गए ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें नया सिस्टम क्या जोड़ा गया।
तो ये आपने समझ लिया कि ग्रेड सिस्टम ऐसे कार्य करता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो 4 इयर्स का CBCS का जो प्रोग्राम है, जो डिज़ाइन किया गया है, वो कैसे डिज़ाइन किया गया है ना। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो सिलेबस है वो कैसे मैंने डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो आप इसे समझिए ठीक से। पहले हम लोग क्या करते थे, ऑनर्स पढ़ते थे एक विषय का, और सब्सिडी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ते थे। यहाँ देखिए कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ जो है इसमें आपको क्या है, इसमें 6 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। पहला है MJC, दूसरा है MIC, तीसरा है MDC, चौथा है SEC, पांचवा है BAC, और छठा है आपको AEC। ये कोर्स का इसका डिजाइन है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग फुल फॉर्म में समझेंगे। ये तो शॉर्ट में हो गया। MJC का मतलब हो गया मेजर, है ना। मेजर कोर्स जो आप ऑनर्स जिसको कहते थे वो यहाँ मेजर कहा जाएगा, है ना, मेजर, ठीक है। MJC 1, जैसे पार्ट 1 में हम लोग रहते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो 1 होगा, सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे तो MJC 2 होगा, थर्ड में रहेंगे लोग तो 3 होगा, फोर्थ में रहेंगे तो 4 होगा। तो वैसे ही MIC में है। MIC ये सब्सिडी हो गया, जो हम लोग सब्सिडी पढ़ते थे वो पिछले सिलेबस में, वो यहाँ सब्सिडी हो गया तो इसे MIC कहा गया। MDC ये भी सब्सिडी हो गया, जो हम लोग 2 सब्सिडी वहाँ पढ़ते थे 2 यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन MIC का ये जो आपका अर्थ है, ये हो गया आपको माइनर कोर्स। इसे माइनर कोर्स का नाम दिया गया है, सब्सिडी नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा जो सब्सिडी है पहले के मुताबिक, उसे MDC दिया गया है नाम, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें फ़र्क क्या है कि आप जो पुराने सिलेबस में पढ़ते थे तो जो सब्सिडी विषय था उसे आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ जो है ये जो माइनर कोर्स है या आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। तो माइनर कोर्स में आप किसी आर्ट्स के किसी एक विषय को जो ऑनर्स नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने ऑनर्स में पोल साइंस ले लिया, मेजर में सपोजेड पोल साइंस ले लिया, तो आप MIC में पोल साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट आर्ट्स में है उसे आप लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री लीजिएगा, ठीक है, या इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी या जियोग्राफी, कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिएगा। अब इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब आप समझिए मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आपको साइंस पढ़ने का मन है, जैसे बायोलॉजी पढ़ने का मन है, तो आप यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है कोर्स का दोस्तों। हम लोग आर्ट्स पढ़ते थे, लेकिन कभी मन में होता था कि अरे हम भी साइंस पढ़े रहते या साइंस लेते तो हमको आनंद आता, या उस भावना को हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ जो वो सिस्टम ला दिया गया अब कि आप आर्ट्स पढ़ते हुए भी किसी साइंस का विषय पढ़ सकते हैं, या साइंस पढ़ते हुए भी किसी आर्ट्स का विषय पढ़ सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में कोई भी विषय आप ले सकते हैं जो उस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विषय हो। तो आप यहाँ जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स ले लिए, या हिंदी ले लिए, या आप फिलोसफी ले लिए, कुछ भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ETC कोई भी सब्जेक्ट, है ना। और इसमें क्या खूबी है, और आगे बढ़िए और देखिए, इसमें खूबी क्या है कि ये दोनों जो सब्सिडी के हिसाब से आप समझ रहे हैं इसको, MIC और MDC को, उसमें आप को एक ही सब्जेक्ट 3 साल नहीं पढ़ना है। वहाँ तो 2 साल आप पढ़ते थे, लेकिन इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, प्रति सेमेस्टर आपको चेंज करना है विषय। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री इसमें पढ़ लिया पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिलोसफी पढ़ना पड़ेगा, या आपको ETC कोई सब्जेक्ट एक पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी वही हाल है, आप मल्टी डिसिप्लिनरी में भी एक सब्जेक्ट कोई लगातार लेके नहीं चलेंगे, उसको भी बदलना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, ये तो आप समझ गए, MJC को समझ गए, MIC को समझ गए, MDC को समझ गए। अब आइए SEC को समझा जाए। 3 स्ट्रक्चर हमने समझ लिया दोस्तों। अब ये SEC क्या है, ये है स्किल इनहेंस कोर्स। आपके स्किल को, आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो आप में जो स्किल है
उसको इसमें इन्हेंस करने की बात की गई है इस कोर्स के माध्यम से, है ना। तो कौशल, आप में जो कौशल है उसका विकास करने का इसमें कार्य किया जाएगा। आपके ग्रेजुएशन के अध्ययन में ही आपके स्किल को देखा जाएगा, उसमें विकास के लिए ये कार्य किया जाएगा। तो स्किल इन्हेंस कोर्स में क्या है, तो आपको कोई एक स्किल के लिए लेना है। इसमें क्या देखिए दोस्तों, इसमें आपको स्वनिर्भर बनाने के लिए आप में एक स्किल का प्रत्यारोपण किया जा रहा है इस ऑनर्स स्ट्रक्चर में, जो भी सिलेबस है, कि आप स्वयं सक्षम होइए, कोई एक स्किल लेके चलिए ताकि आप बेरोजगार ना रहें। आप में अगर स्किल रहेगा तो आप कोई ना कोई काम कर लेंगे, स्वनिर्भर बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो इसमें स्किल, जैसे स्किल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत से विद्यार्थियों में ये स्किल रहती है कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, तो वो पेंटिंग ले लेंगे। बहुत से विद्यार्थियों में रहती है कि वो बहुत अच्छा बागवानी करते हैं, फूलों से उनको पसंद है, फूलों से उनको प्यार है, तो वो बागवानी ले लेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को कंप्यूटर में नॉलेज है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, तो वो कंप्यूटर ले लेंगे। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल रूप से आप जो भी स्किल लेना चाहते हैं वो इसमें लेकर के आप उसमें पारंगत बन सकते हैं, उसका आपको एक कोर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संगीत भी है इसमें, गीत भी है, हस्तकला है, पेंटिंग है, बहुत सारा इसमें कोर्स स्ट्रक्चर है। जो भी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित करेगा वो इसमें आपको लेना है। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर है और आपका क्या कहते हैं, नृत्य है, संगीत है, और आपको कला है, हस्तकला, या बहुत है, बहुत सारा है। व्यावसायिक भी कोर्स इसमें आएंगे। आप जो भी विश्वविद्यालय है वो बहुत सारा स्ट्रक्चर अपना निकालेंगे, जो वहाँ करा सकते हैं आपका स्किल इनहेंस में, तो वो सब कोर्स इसमें रहेंगी। अब आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे बीएससी की तरफ। तो ये क्या है, ये कोर्स क्या डिज़ाइन किया है, तो ये है आपको वैल्यू एडेड कोर्स, है ना। इसमें आपको क्या है, ये पेपर में आपको वैल्यू ऐड करना है। आप में कैसे वैल्यू ऐड होगा, तो सबसे पहले आपकी खेल में रुचि देखी जाएगी, आप खेल में रुचि रखते हैं या नहीं। आपकी शारीरिक जो भी गतिविधियां हैं वो देखी जाएगी। उसके बाद क्या है उसके बाद आपकी इन्हेंस जो भी वैल्यू एडेड प्रोसेस है उसको देखा जाएगा। उससे एक पेपर को रखा जा रहा है यहाँ कि आप अपने अंदर जो वैल्यू ऐड कीजिएगा वो अपने गतिविधि से कीजिए। तो उसके लिए भी एक पेपर है। ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं एईसी के तरफ, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, एबिलिटी इन्हेंस कोर्स। एबिलिटी इन्हेंस कोर्स, इसमें क्या देखा जाएगा दोस्तों, आपकी एबिलिटी को देखा जाएगा। आपकी एबिलिटी से एक पेपर इसमें रखा गया है, इसमें आपकी एबिलिटी से एक पेपर रखा गया है ना। इसमें एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता। तो जो आप कर रहे हैं जो कार्य, जैसे भी इसमें बहुत सारा कार्य है, जैसे आपने देखा होगा महाविद्यालयों में एनएसएस की इकाई रहती है जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं। एनसीसी की इकाई रहती है जो हो गया नेशनल कैडेट कोर, जो पुलिस ड्रेस में जो रहते हैं जो लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, एनसीसी का, है ना, नेशनल कैडेट कोर। इन्हें बहुत सारे कार्य में सरकार लगाती भी है। विश्वविद्यालय प्रशासन जैसे कोई आपदा हुआ, कोई अति हुआ, उसमें लगाती है। इसमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसे बी और सी सर्टिफिकेट कहा जाता है। जो आर्मी और पुलिस भर्ती है उसमें आपको उसके तहत रिबेट भी मिलता है, कुछ आरक्षण या छूट मिलता है। तो ये कोर्स हैं। स्पोर्ट्स भी है, इसमें स्पोर्ट्स भी है और सोशल वर्क भी है ना। सोशल वर्क भी है। सोशल वर्क जो सामाजिक गतिविधियाँ, जिससे एनजीओ से जुड़ के आप कोई सामाजिक संगठन से जुड़ के समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक्टिविटी इसमें काउंट होगी और उसका भी एक पेपर होगा। और ये स्ट्रक्चर है सीबीसीएस सिस्टम का दोस्तों। यही स्ट्रक्चर से अभी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में और देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं।
आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप इसी स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझिए। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरीके से सभी जो भी विषय हैं उनका बताने का मैंने प्रयास किया है। आप लोग अच्छा से देखिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए कि आगे क्या स्थिति है। आपने कोर्स समझ लिया। 6 स्ट्रक्चर का कोर्स है, स्नातक का, यूजी कोर्स का। ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको 100 का एक पेपर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको अंक बेसिस पे आपका मूल्यांकन नहीं होगा। आपका मूल्यांकन होगा क्रेडिट बेसिस पे, है ना। क्रेडिट बेसिस पे ये CB जो है क्रेडिट बेसिस पे मूल्यांकन होगा, है ना। क्रेडिट बेसिस पे आपका मूल्यांकन होगा। तो इसमें क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, तो ये जो आपको 100 अंक का है, इसमें आपको 2 टर्म में परीक्षाएं होंगी। 2 टर्म में परीक्षाएं होंगी। एक होगा आपको मिड टर्म में और एक होगा आपको इंड टर्म में। जो ये मिड टर्म की परीक्षाएं होंगी वो कॉलेजों में होंगी, महाविद्यालयों में। उसका अंक होगा आपको 30। और आपको जो इंड टर्म की परीक्षाएं होंगी जो विश्वविद्यालय लेते हैं वो होगा, उसका अंक रहेगा 70। और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका अंक हो जाएगा 100। लेकिन इसे क्रेडिट में बांटा गया है। इस पूरे अंक को यहाँ क्रेडिट दे दिया गया है। जो मेजर के सब्जेक्ट हैं उसे 6 क्रेडिट दिया गया है। और इसमें घटता भी है, बढ़ता भी है। तो ये आपको मेजर का 6 क्रेडिट है, और ये जो माइनर कोर्स हैं, है ना, इसमें आपको कहीं 4 क्रेडिट है, कभी 3 क्रेडिट है ना। अंक 100 है, अंक समान है 100, लेकिन क्रेडिट में आपको मेजर में 6 क्रेडिट है, MIC में 4 क्रेडिट है, MDC में 3 क्रेडिट है, और बदलता भी है, कभी 3 हो जाएगा, कभी 2, कभी 4, ऐसे है। आप उसका सिलेबस जो होगा आपको मिलेगा, उसमें दिया रहता है, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पे ये काम करेगा। अंक आपका वही 100 रहेगा, लेकिन क्रेडिट के हिसाब से रहेगा। अब ये देखिए आपको दोस्तों, आपको अंक में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो भी परीक्षा दीजिएगा उसका अंक में रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्रेडिट सिस्टम में मिलेगा। अब जो आपको क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट कहाँ रहेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है CBCS, इस स्ट्रक्चर के तहत आपका जो क्रेडिट मिलेगा, जैसे MJC में 6 क्रेडिट मिला, MIC में 4 क्रेडिट मिला, MDC में 3 क्रेडिट मिला, BSc में भी 3 क्रेडिट मिला, SEC में भी 3 क्रेडिट मिला, और आपको AEC में भी 3 क्रेडिट मिला। अब आपका ये जो क्रेडिट है, ये सारा क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में दोनों को जोड़ के, है ना, एक संस्था को दिया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा, है ना, ABC को, है ना। ABC एक संस्था है, उसे दिया जाएगा। इसे मान लीजिए एक तरीके से आप मान लीजिए ये बैंक है। आपने जो पहला सेमेस्टर में जो परीक्षाएं दिए, जिसका आपको मूल्यांकन के बाद अंक प्राप्त हुआ क्रेडिट में, वो क्रेडिट आपका जमा हो जाएगा ABC में, बैंक में, ABC बैंक में जमा हो जाएगा। आप काउंट कर लीजिए, 6 4 10, 19 3 22, 22। आपका ये 22 अंक ABC बैंक में जमा हो गया, है ना। ये विश्वविद्यालय का काम है कि वो उसमें आपका एक अकाउंट जनरेट करे, और वहाँ आपका ये सारा क्रेडिट जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आपका मूल्यांकन के अनुरूप मिला है, उसे वो वहाँ जमा कर दे। अब क्या होगा, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ, ये क्रेडिट आपका जमा हो गया यहाँ, है ना। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अब होगा ये कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप इसमें देखिए, इसे इरेज कर देते हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही लाभदायक है। जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं CBSE सिस्टम से, नए जो भी विद्यार्थी हैं
उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है। आप ज़रूर ध्यान से देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ये जो दोस्तों सिस्टम है, इसमें क्या है, आपने पहले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पहले साल में आपने पहले ईयर में आपने 2 सेमेस्टर किया, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, है ना, पहले साल में कर लिया। तो ये जो आपने कर लिया, इसका क्रेडिट जो आपको मिला, मान लीजिए 20 मिला, ये ABC बैंक को जमा हो गया, ठीक है। अब आप क्या हुआ, किसी कारणवश पहले साल का पढ़ाई करके छूट गया, मान लीजिए दूसरे साल में आपने एडमिशन नहीं करा पाया किसी कारणवश, मान लीजिए अगर आप दूसरे साल में नहीं एडमिशन करा पाए तो आपका क्या ये पूरा ऑनर्स जो भी आपने स्नातक की पढ़ाई की है 1 साल वो व्यर्थ चली जाएगी? नहीं जाएगी। पहले ये होता था दोस्तों, पहले क्या होता था, आप पार्ट 1 में गए, पार्ट 2 में एडमिशन नहीं कराएं, 2 साल नहीं कराएं, आपका गया, आपका वो 1 साल का पढ़ाई बर्बाद। अब कहीं आपका एडमिशन नहीं होगा उस विश्वविद्यालय में, तो क्या कहीं भी नहीं होगा उसके तहत। लेकिन अब क्या है, अब जो सिस्टम सरकार ने लाया है ये CBCS सिस्टम, इसके तहत आपको पहले साल का जो 2 सेमेस्टर दीजिएगा, उसके बाद आपको एक पहले साल में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना दोस्तों, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये आपको 1 साल की सर्टिफिकेट कोर्स के मुताबिक मिलेगा और आपका अंक जो है वो यहाँ जमा है ABC में, है ना। अगर आपको मन है, मान लीजिए आप पटना विश्वविद्यालय से ये किए हैं, ठीक है, ये कोर्स आपने 1 साल का कोई भी स्नातक कोर्स यूजी में आपने कोई भी विषय से स्नातक किया 1 साल, लेकिन बाद में आपने छोड़ दिया। अब आप जैसे मान लीजिए ये 2024 में आपने किया, है ना, 1 साल का कोर्स करके छोड़ दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया पहले साल वाला। अब आपको चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले साल दूसरे साल में नहीं एडमिशन कराए, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर चले गए पढ़ने या किसी कारणवश या कमाने या जो भी हो, आप एनीवे कोई भी कारण से आप नहीं कर पाए, अब आपको मन है फिर से करने का, और कब, 2024 के बाद, यानी 4 साल बाद, 28 में या 30 में आपको करने का मन है, 6 साल बाद। तो आप 28 में क्या कीजिएगा, जहाँ भी आप रह रहे हो, पटना में ज़रूरी नहीं है, आप दिल्ली में भी रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, कलकत्ता में रह रहे हो, किसी विश्वविद्यालय में आप जाइएगा, आप अपने इस कोर्स के अंक को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के जो आपको मिला है विश्वविद्यालय से, उसे लेकर के आप जाइएगा और कहिएगा कि मुझे इसके बाद 2nd ईयर में एडमिशन कराना है, 2nd ईयर में किसी भी विश्वविद्यालय में, एनीबॉडी, किसी भी विश्वविद्यालय में, तो आपका एडमिशन होगा, उसी के तहत होगा जो आपको पहला सर्टिफिकेट मिला है फर्स्ट ईयर वाला, उसके तहत आपका एडमिशन होगा, उसी विषय में होगा, आप उसको फिर से अपना चालू कर सकते हैं पढ़ाई। ये बहुत अच्छा सिस्टम है दोस्तों, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत लोग पढ़ाई छोड़ते थे, जो अब नहीं होगा ऐसा। बहुत लोगों के मन में रहता था कि अरे 2 साल हमने कंप्लीट कर लिया था, थोड़े सा के लिए हमारा रह गया, नहीं किसी कारणवश नहीं कर पाए, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है दोस्तों। उसके तहत आप कभी भी अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं बीच में भी, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसे आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। CBCS सिस्टम की जो भी अच्छाइयाँ हैं वो मैं बता रहा हूँ, या जो कमी है वो भी बताऊँगा। कुछ कमियाँ हैं जो मैं बताऊँगा, और कोई भी देखिए दोस्तों, कोई भी नया नियम आता है या निर्णय आता है तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन उसे सुधार करना भी हम ही नागरिकों का कर्तव्य है, और समझना और उसे देखना, अगर अच्छा हमारे लिए है तो उसमें हमको निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि ये कोर्स क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपको करना है, और सारा मैंने सारा विषय को जानकारी दिया आपको, ऐसे ऐसे काम आपको करना है, ये विषय है, ये सभी बातें जान गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों कि आप कहीं से भी इस स्ट्रक्चर को कर सकते हैं, और इसकी देखिए इसमें तो बहुत अच्छी बातें हैं जो मैंने बताई। और इसमें कमी क्या है, कमी ये है कि देखिए दोस्तों, ये 3 इयर्स के कोर्स को 4 इयर्स कर दिया है। यही आप लोग में लगता है कि ये आप लोग के लिए 1 साल बर्बाद किया, लेकिन नहीं दोस्तों, इस भ्रम में मत रहिए। आपको क्या इसमें फ़ायदा हुआ, 3 इयर्स में जो आप ऑनर्स करते थे अब यहाँ 4 इयर्स में कर रहे हैं,
लेकिन इसमें एक बेनिफिट है, आपके सर्वांगीण विकास की इसमें ध्यान दिया गया है। आपको कौशल सिखाया गया, स्किल डेवलप किया गया, एबिलिटी इन्हेंस किया गया, वैल्यू ऐड किया गया, आपको मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ने का मौका दिया गया। तो इतनी सारे खूबियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं केवल 1 साल के लिए। वो भी क्या है, आपको 1 साल ये बर्बाद नहीं जा रहा है, आप ठीक से समझिए। इसमें आपको क्या है, पहला साल में इसने सर्टिफिकेट आपको दिया, दूसरे साल में डिप्लोमा का अपने सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं, तीसरे साल में ये आपको स्नातक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चौथे साल में ये कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये आप ध्यान दीजिए। ये आपको ऑनर्स के द्वारा डिग्री दे रहे हैं और प्लस आपको रिसर्च करने के लिए भी ये मौका दे रहे हैं। यानी आप जब 4 साल का ये CBSCS कोर्स कर लीजिएगा, इस सिस्टम के तहत 4 साल का स्नातक कर लीजिएगा, UG कोर्स स्नातक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जो मास्टर डिग्री के बाद यानी PG के बाद होता था, MA के बाद, वो आपको यहाँ से 4 इयर्स डिग्री कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आपको PhD में एडमिशन हो जाएगा। इसमें ये तो बेनिफिट है। आप समझिए कि जो 5 साल में आप करते थे MA करके, वो आप 4 साल में भी कर ले रहे हैं। तो चौथे साल का जो कोर्स डिज़ाइन है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, RM रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। उसके तहत आपको रिसर्च करने की भी छूट मिल रही है। उसके बाद आपको क्या है, जब आप PG करना चाहें तो आप PG MA यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA आप 1 साल का कर सकते हैं कभी भी इसके तहत। तो ये कितना बेनिफिट है दोस्तों, इसमें कोई लॉस नहीं है। आप इस विषय का चिंता छोड़ दीजिए कि आपको कहीं से भी कुछ घाटा हो रहा है, कोई घाटा नहीं हो रहा है दोस्तों, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसकी इतनी अच्छी बातें हैं इस कोर्स के अंदर जो आपको केवल लाभ दे रही हैं। अब बशर्ते ये देखना है कि बहुत से विश्वविद्यालय इसे संचालित किस तरह से कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। बिहार में तो बहुत सी कमियां हैं, जैसे स्ट्रक्चरल कमी है, तो ये सब चीज़ों का ये कमी है। ये मैं मान रहा हूं कि अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है बिहार के उच्चतर शिक्षा में। जैसे मान लीजिए आपको स्किल इन्हेंस के लिए ही कोर्स कराना हो तो विश्वविद्यालय को तो ये करना होगा ना। तो विश्वविद्यालय, अब मान लीजिए आपको कोई बढ़ई का ही काम करना है या आपको बागवानी करना है, तो उसके लिए उसको रखना पड़ेगा एक्सपर्ट टीचर। तो ये सब बातें अभी है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत अच्छा हो जाएगा और सुधर जाएगा। और कोई भी सुधार करने के लिए दोस्तों थोड़ा तकलीफ तो उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, मैंने प्रयास किया आप सभी को CBSE सिस्टम को अच्छे से बताने का। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।